हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरे खड़ूस सैया जी का कहानी का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने अब तक इसके 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाकर सुनिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। खैर, फिर केक कटा। अद्विका ने पहले दादी, फिर मम्मा, पापा और अभिमान को केक खिलाया। मायरा आगे बढ़ी कि अद्विका अब उसे ही केक खिलाएगी, लेकिन अद्विका उसे छोड़कर उसके पीछे खड़ी अदीरा के पास चली गई। उसने उसे और राघव को केक खिलाया। अपनी बेइज्जती देखकर मायरा गुस्से से पागल हो गई। उसे अदीरा से अब जलन हो रही थी। वो अदीरा को घूरते हुए ड्रिंक बार की तरफ आ गई। केक कटने के बाद सभी को खाना खिलाया गया। अभिमान की व्यवस्था हमेशा टॉप क्लास की ही होती थी और आज भी कुछ ऐसा ही था। अदीरा जब खाने खाने के लिए पहुंची तो वहां इतने सारे आइटम देखकर उसका सिर चकरा गया। उसने ये सब कुछ सिर्फ सुना या टीवी में ही देखा था, लेकिन आज पहली बार ये सब सच में देख रही थी। उसे ये सब पैसों की बर्बादी ही लग रहा था और ये भी देख रही थी कि लोग खाने से ज्यादा ले रहे हैं और बच जाने पर उसे फेंक रहे हैं। अदीरा को अन्न का यूं अपमान अच्छा नहीं लगा। राधिका तो आरव के साथ सारे खाने की टेबल पर घूम रही थी। राजसी ने जब अदीरा को यूं शांत खड़ी देखा तो उसके पास चली आई। क्या हुआ बेटा, आप कुछ ले क्यों नहीं रही? उन्होंने प्यार से कहा। अदीरा ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। आप कुछ सोच रही है बेटा, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? राजसी उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। अधीरा ने उनकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा कर बोली, माफ कीजिएगा दादी, लेकिन देखिए ना लोग कैसे अन्न बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन खाने वाले को तो सोचना चाहिए ना कि वो उतना ही ले जितना खा सकते हैं। ये शब्द देखकर अजीब लग रहा है। यहाँ के लोग ऐसे खाने की बर्बादी कर रहे हैं और हमारे आसपास ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बोलते बोलते अदीरा का गला भर आया। उसके चेहरे पर आई उदासी ने ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब कुछ खुद झेला हो। राजसी जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोली, आप बहुत भोली और प्यारी बेटी हैं। आज के स्वार्थ भरे जमाने में आपके जैसे सोच वाले लोगों की बहुत जरूरत है। ईश्वर आपकी ये मासूमियत निश्चलता ऐसे ही बनाए रखे। इतना बोलकर राजसी प्यार से उसका गला थपथपा कर वहां से चली गई। अधीरा ने सबको देखा, फिर खाने की प्लेट लेकर खाने चली गई। आदव भी उसके साथ खाने आ गया। दोनों माँ बेटी ने वही लिया जो वो खा सकते थे। अधीरा ने आदव को शुरू से ही सब कुछ सिखाया था। उसे कभी भी किसी गलत काम का सह नहीं दिया। उसने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा था और अपने तजुर्बे की वजह से वो आदव को ऐसी परवरिश देना चाहती थी जो कम से कम इस दुनिया में इंसानियत को जिंदा रख सके। खाना खाकर धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। अधीरा ने भी राजसी से जाने की बात कही। वहां खड़ी अद्विका ने सुना तो मचल उठी। टीचर, आप तो कुछ देर और रुक जाओ ना। अधीरा हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, आपने बुलाया तो मैं आ गई, लेकिन बस अब और नहीं रुक सकती। अब मेरे पापा भी तो हैं, मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे वो मेरा। हाँ, शो तो है। अद्विका अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने की मुद्रा में बोली, फिर अचानक से तपाक से बोली, टीचर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा के लिए रह जाओ, फिर आपको कभी जाना ही ना पड़े? अधीरा के साथ बाकी सब उसकी मासूमियत पर हंस दिए, लेकिन पीछे खड़ी मायरा की भौहें तन गई। दादी, अब मुझे इजाजत दीजिए, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अधीरा ने हाथ जोड़कर कहा। बेटा, रात हो गई है, आप जाएंगी कैसे? राजसी चिंतित होकर बोली।
हम सब चले जाएंगे दादी, आप चिंता मत करिए, अधीरा ने मुस्कुराकर कहा। नहीं बेटा, इतनी रात में आपका जाना बिल्कुल सही नहीं है। हम आपको यूं अकेले तो जाने नहीं देंगे, राजसी कुछ सोचती हुई बोली। तभी उनकी नजर सामने पड़ी तो अभिमान चला आ रहा था। उन्होंने अभिमान को आवाज दी। अभिमान उनके पास चला आया। हाँ कहिए दादी, मेरा एक काम कर दीजिएगा, राजसी बहुत प्यार से बोली। दादी, आपको मुझसे पूछने की जरूरत कब से पड़ने लगी? आप बस हुक्म दीजिए, आप जानती है ना हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनके बगल में खड़ी अदीरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। पीछे खड़ी मायरा सब कुछ सुन रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अदीरा ने भी बदले में अभिमान को घुरकर देखा। बेटा, अदीरा को घर जाना है। वो जो ड्राइवर है इन्हें पिक और ड्रॉप करता है, आज उसकी छुट्टी है, तो आप उन्हें उनके घर तक छोड़ आइए, राजसी वापस प्यार से बोली। उनकी बातें सुनकर अभिमान और अदीरा दोनों की ही आंखें बड़ी हो गई। दोनों एक साथ बोल उठे, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। उन दोनों को एक जैसा बोलता सुनकर आराध्या और बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। राजसी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, इतनी क्या नाराजगी है बेटा, अब लड़ाई भूल भी जाइए आप दोनों। अभिमान और अधीरा दोनों ने एक दूसरे को वापस से घुरकर देखा और अपनी नजरें घुमा ली। मायरा को ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। उसने थोड़ी दूर खड़े राजेंद्र जी को देखा और आंखें दिखाकर बोली, ये देखिए क्या हो रहा है। राजेंद्र जी ने आंखें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। अभी जाना छोड़ दे, रात बहुत हो गई है, सही नहीं है इसका अकेले जाना। आराध्या ने भी अभी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़की को बोल दीजिए कि मुंह बंद रखेगी अपना। अभिमान अधीरा को देखते हुए शांति से बोला, हाँ जैसे आप तो मौन व्रत ही रखते हो ना, आप उल्टा सीधा मत बोलिएगा, मैं भी चुप ही रहूंगी। अधीरा ने भी तपाक से कहा। वहां खड़े बाकी सब ने अपने सिर पर हाथ दे मारा, क्योंकि उन्हें पता था अब जंग छिड़ चुकी है। ए लड़की, अपनी हद में रहो। अभिमान आगे बढ़कर उसे अंगुली दिखाते हुए बोला। अधीरा राठौड़, अधीरा राठौड़ नाम है मेरा, इसीलिए नाम से बुलाइए। ये अंगुली दिखाकर मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। बदले में अधीरा ने भी अभिमान को अंगुली दिखाकर कहा। अभिमान ने गुस्से से अपने माथे पर अंगुली रखकर जलती निगाहों से अधीरा को देखा, लेकिन अधीरा नजर हटाने की जगह उससे मिलाकर खड़ी रही। अगर आप दोनों का लड़ना हो गया हो तो प्लीज शांति से जाइए, राजसी ने दोनों को चुपचाप देखकर कहा। आप दोनों को समझाना व्यर्थ है, इसीलिए अभी आप अदीरा को छोड़ आइए। और बेटा, आप हमारी बात मान लीजिए और बिना कोई बहस किए इनके साथ चली जाइए, राजसी ने दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अभिमान अपनी दादी की बात नहीं टालता था, इसीलिए गुस्से से बाहर निकल गया। अधीरा ने भी राशि को की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए देखा और सभी को बाय कहकर बाहर निकल गई। चलते चलते राधिका ने दबी आवाज में कहा, ये क्या है, तू उससे इतना लड़ती क्यों है? पहली मुलाकात का गुस्सा अब तक नहीं निकला क्या दोनों का? अधीरा ने खामोशी से राधिका को घुरा तो वो चुप हो गई, लेकिन आदव बोल पड़ा, आप पहली बार देख रही हो क्या मासी? जब मम्मा पहली बार घर गई थी ना, तब भी दोनों ऐसे ही लड़े थे और हमेशा एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अधीरा ने आदव को डपट कर कहा, आदव चुप रहो और घर चलो, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी आजकल। ओके मम्मा, आदव ने मायूस होकर मुंह बनाते हुए कहा। राधिका भी कुछ नहीं बोली। तीनों बाहर आ गए। वहां पहले से ही अभिमान कार में वेट कर रहा था। अभिमान और अधीरा दोनों ने एक दूसरे की जलती निगाहों से देखा, फिर नजरें घुमा ली। राधिका भी उन दोनों को नोटिस कर रही थी। वो मुंह घुमाकर मुस्कुरा दी। उनके निकलने के बाद राजेंद्र जी और राजीव राजसी के पास आए। राजसी ने उनके सामने हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा, हम आप दोनों को तो भूल ही गए थे, आइए बैठिए।
कोई बात नहीं, मेहमानों का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। हम तो अपने हैं। राजेंद्र जी बैठते हुए बोले। राजीव आराध्या के पास आया और उसके गाल को छूते हुए बोला, आप ठीक है ना? आपकी सेहत कुछ सही नहीं लग रही है। सब ठीक तो है आराध्या? आराध्या मुस्कुराकर बोली, हम ठीक है। आप हमारी इतनी चिंता करते हैं इसीलिए ऐसे लग रहे हैं, नहीं तो हम बिल्कुल अच्छे ही हैं। राजीव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन कुटिलता से बोला, तेरी नहीं पगली, मुझे तो इस दौलत की परवाह है। जब तक अच्छा जमाई नहीं बनूंगा कैसे हासिल करूंगा ये सब। आराध्या उसे चुप देखकर बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, राजीव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। राजेंद्र सिंह और राजसी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मायरा ने राजेंद्र जी की आंखों से कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर राजेंद्र जी लंबी सांस लेते हुए बोले, बहन जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना भाई साहब, आपको कुछ कहने की इजाजत की जरूरत नहीं है, राजसी जी मुस्कुराकर सहजता से बोली। दरअसल बहन जी, मैं यहाँ आज एक खास मकसद से आया था। देखिए, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं मायरा के लिए अभिमान का रिश्ता मांगने आया हूँ, अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो। राजेंद्र जी ने कहा। उनकी बात सुनकर राजसी जी कुछ देर के लिए चुप हो गई। वहीं अद्विका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मायरा के साथ अभिमान का नाम लेना उसे अच्छा नहीं लगा। वहीं आराध्या को भी ये बात पसंद नहीं आई। राजसी को चुप देखकर राजेंद्र जी अधीरता से बोले, क्या हुआ बहन जी, आप चुप क्यों हो गई? क्या आपको मायरा पसंद नहीं? राजसी जी अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मायरा इतनी प्यारी है कि कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप अभिमान को तो जानते ही हैं, वो शादी के नाम से चिढ़ जाता है। वो कहता है उसे शादी नहीं करनी है, और मैं भी उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बार जरूर करूंगी। उनकी बात पर राजेंद्र जी का चेहरा उतर गया और मायरा का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया और वहां से उठकर चली गई। राजसी ने ये देखा तो उनको बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पार्टी खत्म हो गई थी, इसीलिए राजीव जी सपरिवार घर वापस आ गया। पूरे रास्ते मायरा खामोश रही। घर पहुंचते ही वो हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई। बेटा चुप क्यों हो? राजसी ने कहा है वो बात करेगी। उनकी बात सुनकर मायरा गुस्से से चीखते हुए बोली, बात करेगी? क्या बात करेगी? वो बुढ़िया हर बार यही कहती है और पीछे हट जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभिमान और उसकी दौलत दोनों चाहिए, लेकिन आपने मुझे चुप करा दिया। अगर आप बीच में ना आते तो अब तक मेरा सोचा हुआ पूरा हो गया होता। इतना बोलकर मायरा गुस्से में टेबल को धक्का देते हुए अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद राजीव राजेंद्र जी के पास आया और सामने देखते हुए बोला, क्या सोचा है डैड? अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए और उस अभिमान की शादी कहीं और ना हो जाए। राजेंद्र जी उसकी बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोले, चुप, बिल्कुल चुप। जो मैंने नहीं सोचा वो तूने कैसे सोच लिया? मैंने जो सोचा है वो तो मैं करके रहूंगा। शेखावत खानदान बर्बाद होगा और उनकी सारी दौलत भी मेरी होगी। मैं अपनी बहन की चिता को कभी नहीं भूल सकता, जिसकी वजह से वो सिर्फ शेखावत थे। इतना बोलकर राजेंद्र जी अपने कमरे की तरफ चले गए। क्या दादी, आपको सच में मायरा पसंद है? आराध्या राजसी से बोली, जो कहीं सोच में गुम थी। बेटा पसंद तो है, लेकिन अभिमान के लिए क्या वो सही है? राजसी ने उल्टा आराध्या से ही सवाल किया। उनकी बात पे आराध्या ने अद्विका को देखा और उसे पुचकारते हुए बोली, बेटा आप कमरे में जाओ और मामू के आने के बाद हम सभी गिफ्ट खोलेंगे। अद्विका भी मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद आराध्या राजसी के पास आई और उनके बगल में सोफे के हत्थे पर बैठकर बोली, दादी मेरी बात मानिए, कभी भी मायरा के लिए हाँ मत कहिएगा, वो अभिमन्यु के लिए सही नहीं है। मतलब?
मतलब ये कि मायरा शुरू से ही नाज में पली बड़ी है, बहुत ही नखरे करने वाली है और मुझे मेरे अभिमान के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो सुलझी हुई हो, जिसे रिश्तों की अहमियत पता हो, उन्हें संजोकर रखना जानती हो। मायरा में ये सारे गुण कभी भी नहीं दिखे। मैंने उसे तो पार्टी क्लब इसी तरह की बातों से मतलब होता है, घर किसे कहते हैं उसे पता ही नहीं। आराध्या की बातें सुनकर राजसी भी बोल पड़ी, बात तो तुम्हारी सही है बेटा। अब अपने चाचा को ही देख लो, वो तो ब्याह कर लाए हैं तुम्हारी छोटी माँ को, लेकिन वो कभी इस घर को अपना नहीं समझ सकी और उन्हें लेकर चली गई लंदन रहने के लिए। हाँ दादी, माँ के जाने के बाद हमें चाची का भी प्यार नसीब नहीं हुआ। वो तो अच्छा है कि हमारा रुद्राक्ष अपनी माँ पर नहीं गया, उसके लिए अभिमान उसकी जान और हम सब उसकी धड़कन। आराध्या मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात पर राजसी भी मुस्कुरा उठी और उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, अभी नहीं है तो कितना सुना सुना लग रहा है उसके बिना। अगर वो होता तो आज की पार्टी की रौनक ही अलग होती। उनके इतना कहते ही राजसी का फोन बज उठा। उन्होंने मोबाइल की तरफ देखा तो रुद्राक्ष नाम फ्लैश हो रहा था। नाम देखकर राजसी और आराध्या दोनों ही मुस्कुरा उठी। राजसी ने वीडियो कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव करते ही रुद्राक्ष जोर से बोल पड़ा, हेलो मेरी क्यूटी दादी, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। आराध्या मुंह बनाते हुए, और मुझे मिस नहीं किया तूने? अरे हाँ हाँ, आपको भी किया। आपको नहीं करके घर आकर मार थोड़ी खानी है। रुद्राक्ष मुंह बनाकर बोला। अच्छा बेटा, बहुत बोल रहा है, तू घर आ, तब तेरी खबर लेती हूँ मैं। आराध्या उसे थप्पड़ दिखाते हुए बोली। रुद्राक्ष दादी की तरफ देखकर बोला, देख लीजिए दादी, ये आपके पोते को धमका रही है, मैं नहीं घर आऊंगा फिर। राजसी फिर हंसते हुए बोली, खबरदार आराध्या, जो आपने हमारे रुद्राक्ष को धमकाया, इसके लिए उसका बड़ा भाई ही काफी है। रुद्राक्ष उनकी बात पर नाराज होते हुए बोला, आप भी उड़ा लीजिए मजाक मेरा। वैसे भाई कहाँ है? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। वो अधीरा को छोड़ने गया है। आराध्या फ्लो फ्लो में बोल गई, लेकिन रुद्राक्ष के कान खड़े हो गए। वो जासूसों की तरह बोल पड़ा, अधीरा? कौन अधीरा? अरे अद्विका की टीचर है, उसे ट्यूशन देती है। आज पार्टी में आई थी, लेट हो गई, इसीलिए उसे घर छोड़ने गया है। राजसी उसे समझाते हुए बोली, लेकिन रुद्राक्ष के दिमाग की घंटी बज चुकी थी। वो उछलकर बोला, दादी आपने तो गुड न्यूज दी है। मतलब भाई एक लड़की के साथ? वो तो लड़कियों से दूर रहने वाले हैं, उन्हें देखकर ही उनके दांत निकल जाते हैं दैत्यों की तरह, और जुबान नीम से भी कड़वी हो जाती है। और आज भाई मैडम अधीरा को छोड़ने गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात पर राजसी और आराध्या दोनों हंसती है। आराध्या अपनी हंसी रोककर बोली, ओए छोटे, ज्यादा दिमाग मत लगा, कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि वो दोनों जहाँ होते हैं वहां गड़बड़ होती है। इतना बोलकर आराध्या फिर हंसने लगी। क्या मतलब, कैसी गड़बड़? रुद्राक्ष मोहे उचकाकर बोला, तू आजा फिर देख लियो कि क्या होता है। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू कब आ रहा है? आराध्या बात बदलते हुए बोली, बस 2 दिन में आ रहा हूँ, और आप सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट भी ला रहा हूँ, और आपकी फरमाइश का सामान भी, समझी? अब रखिए मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं। रुद्राक्ष इधर उधर देखते हुए बोला। राजसी ने उसे अपना ख्याल रखने का कहकर कॉल रख दिया। इधर अभिमान शांति से कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। गुस्से में उसका चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। अधीरा ने सामने आईने में नजर डाली तो अभिमान का चेहरा उसे दिख गया। उसने नजर फेर ली। उसकी नजर फेरते ही अभिमान भी अनायास ही आईने की तरफ देख पड़ा। अधीरा सीट सीट से सिर टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी, चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत, और अभी खामोशी में वो और ज्यादा मासूम लग रही थी।
उसने आंखें बंद रखी, अभिमान ने उसे देखा और फिर सर झटका और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। अधीरा आंखें बंद करके अभिमान के बारे में ही सोच रही थी। उसने मन ही मन में कहा, क्या कर रही है अधीरा? क्यों उसे देखकर भड़क उठती है? दूर रह, ये बड़ा आदमी है और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा तेरी पहचान जानने में। अगर ऐसा हो गया तो कहाँ जाएगी तू? 7 साल पहले की बात और थी, अब की बात अलग है। जिन्होंने तुझे सहारा दिया उनके बारे में सोच। अब तो वो भी तेरे सहारे हैं। छोड़ दे अधीरा, इस इंसान से मत उलझ। दूर रह, इसी में तेरी और सबकी भलाई है। उसे इतना शांत देखकर राधिका बोल पड़ी, क्या हो गया अरु, इतनी शांत क्यों है? ज्यादा थक गई है क्या? अधीरा उसकी बात पर सीधी होकर बैठ गई और लंबी सांस भरते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा हेडेक है। तू पागल है अरुण? कितनी बार कहा है उतना ही किया कर जितना कर सकती है। अंकल बता रहे थे तू खाने पर ध्यान नहीं देती है। अब सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? राधिका उसकी फिक्र करती हुई बोली। अधीरा को अच्छा नहीं लगा कि राधिका अभिमान के सामने कुछ बोले। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसकी हालत का मजाक उड़ाए। वो बात बदलते हुए बोली, छोड़ ये सब, तू तो पहले घर उतर जाएगी। अंकल आंटी गुस्सा तो नहीं होंगे ना तेरे लेट आने पर? राधिका मुस्कुराकर बोली, नहीं मेरी जान, तू चिंता मत कर, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अधीरा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। राधिका का घर पहले पड़ा इसीलिए वो उतर गई। वहां से थोड़ी दूरी पर अधीरा का घर था, लेकिन अधीरा नहीं चाहती थी कि अभिमान वहां तक जाए। इसीलिए उसे रोकते हुए बोली, आप यहीं तक रहने दीजिए, आगे मैं चली जाऊंगी। अभिमान ने अधीरा की बात पर सामने देखा तो सिर्फ अंधेरा था। न जाने क्यों उसका मन नहीं हुआ अधीरा को इसे छोड़ने का। वैसे में भी जब वो आदौ सो चुका था। उसने कार नहीं रोकी और ड्राइव करता हुआ सख्त लहजे में बोला, रास्ता बताओ। दादी ने मुझे तुम्हारे घर तक छोड़ने को कहा था और मैं उनकी बात नहीं टालता। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। हदीरा उसकी बात का इनकार करते हुए बोली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और रास्ता बताओ। मैं यूं ही सारी रात गाड़ी नहीं चला सकता, समझी? अब सीधे से रास्ता बताओ, नहीं तो वो आगे बढ़कर कहीं और छोड़ आऊंगा, फिर वहां से अकेले आने का शौक पूरा करते रहना। अभिमान ने चेतावनी देते हुए बोला। अदिरा कुछ न बोली सकी, उसने शांति से रास्ता बता दिया। अभिमान गौर से चोर के रास्ते को देख रहा था। उसने गाड़ी अदिरा के घर के आगे रोक दी। अदिरा ने आदव को गोद में उठाया और बाहर निकल गई। वो अभिमान की तरफ आई और उसके शीशे को नॉक किया। अभिमान ने बिना उसकी तरफ देखे ही शीशा नीचे कर दिया। थैंक यू, अदिरा इतना ही बोल सकी थी कि अभिमान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और ये अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। मैंने ये सब दादी के कहने पर किया है, इसीलिए ज्यादा मत उड़ो। अब अधीरा से उसकी बात पर गुस्से में दांत पीस लिए। उसने अभिमान को घूरते हुए कहा, आपको पता है आपको शराफत राश नहीं आती। शांति से थैंक यू कहा तो हजम नहीं हुआ आपको, क्योंकि आप निहायत ही बदतमीज और अड़ियल इंसान हैं। इतना बोलकर अधीरा अभिमान का जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ गई। उसने सोचा था कि नहीं उलझेगी अभिमान से, लेकिन अभिमान का जवाब पर वो तिलमिला गई। वहीं अभिमान भी गुस्से से सुलग उठा, क्योंकि वो जितनी कोशिश कर रहा था अधीरा को नीचा दिखाने की, वो उतनी ही दृढ़ता से उसका जवाब दे रही थी, जो कि अब अभिमान के ईगो पर बनाई थी। उसे किसी भी तरह करके अधीरा के गुरूर को तोड़ना था। थोड़ी देर में अधीरा घर आई तो आनंद जी उसका ही इंतजार कर रहे थे। खाना खाया आपने पिताजी? अधीरा अंदर कमरे में आते हुए बोली, हाँ खा लिया बेटा। ये बता कि तेरी पार्टी कैसी रही, एंजॉय किया ना तुमने? आनंद जी उसे देखते हुए बोली। अधीरा उनके पास आकर गहरी सांस लेकर बोली, आप तो जानते हैं ना पिताजी, मुझे ये पार्टीज पसंद नहीं आती। ये शोर शराबे, ये चकाचौंध मुझे राश नहीं आती।
आनंद जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हाँ जानता हूँ, लेकिन ऐसी दुनिया से कदम कैसे मिला पाओगी तुम? दुनिया ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देती है और वो लोग तो दबकर रह जाते हैं। दुनिया के रंग के साथ बदलना सीखो, उसके हर रंग को अपनाओ बेटा। अजीरा उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली, दुनिया से कदम मिलाने के लिए ये सब करना जरूरी नहीं है। मैं इन बदलावों की कद्र करती हूँ, लेकिन इनके रंग में रंगना जरूरी नहीं समझती। मैंने देखा है फैशन के नाम पर लोगों को अधलंग होते हुए, और इन पार्टीज में होता क्या है? अमीर लोग अपनी अमीरी दिखाते हैं और गरीब भूखे मर जाते हैं। आनंद जी गंभीरता से बोले, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें मत किया करो, बचपना मर जाएगा और मैं तुम्हें हमेशा जीवित देखना चाहता हूँ बेटा, करते हुए नहीं। अजीरा हंसते हुए बोली, आपकी बेटी हर कला जानती है, लाख जिम्मेदारियां हैं। मैं अपना बचपना कभी नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हीं में तो मुझे सुकून मिलता है। आनंद जी उसकी गाल थपथपाकर मुस्कुरा दिए और उसे सोने का कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अजीरा ने उन्हें सहारा देकर बेड पर लिटाया और उनकी दवाइयां देकर सोने चली गई। राधिका जैसे ही घर पहुंची, उसकी माँ महिमा उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही भड़क कर बोली, इतनी रात गए आ रहे हो, वक्त का होश भी है तुम्हें? देर हो गई थी तो कॉल कर देती, लेकिन तुम उस लड़की के साथ जाकर सब कुछ भूल जाती हो। उस लड़की का नाम अदीरा है माँ, इसीलिए उसका नाम अच्छे से ले, तमीज से नाम लिया करे आप। राधिका शांत लहजे में बोली। महिमा जी गुस्से से तेज आवाज में बोली, तुझे इतनी मिर्ची क्यों लगती है? हजार बार कहा है उस लड़की के साथ मत रहा कर, लोग बातें बनाते हैं, और मैं तो फिर भी उस लड़की को लड़की कहती हूँ। समाज में तो ऐसी लड़कियों को बदचलन और न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, और सच भी यही है। जिसे अपने बच्चे के पिता का नाम तक नहीं पता, वो लड़की कैसी होगी, न जाने किस गंदे खून की। बस माँ, एक शब्द और नहीं, बहुत बोल दिया आपने। राधिका उनकी बात को बीच में काटकर गुस्से से चीखते हुए बोली। राधिका आगे बढ़ी और उन दोनों पर चीखते हुए बोली, आगे एक और शब्द नहीं कहिएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? जो भी है उसमें आदव का क्या दोष है, जो आप उसके बारे में ऐसी बातें बोल रही है? हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे कि अदीरा के बारे में कुछ मत कहा कीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। महिमा जी गुस्से से बोली, अच्छा तो वो कल की लड़की तुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यारी है? हाँ वो प्यारी है, बल्कि प्यारी नहीं जान है वो मेरी, दुनिया है मेरी। जानती है क्यों? क्योंकि उसने मुझे संभाला है। तब समझ नहीं आता था आपको, जब आप और पिताजी दिन रात झगड़ते थे और उसका गुस्सा मुझे पीट कर निकालते थे। चलिए मारना माता पिता का हक है, लेकिन जब आप दोनों लड़कर मुझे कोसते थे उस वक्त समझ नहीं आता था। अगर अदीरा ना होती तो मैं मर गई होती, क्योंकि मेरी जान उसने बचाई थी। और उसके बाद जब भी अकेली पड़ी, एक माँ की तरह प्यार दिया उसने, और पिता की तरह मेरे सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रही, और आज भी वैसी ही है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, नहीं तो मैं लिहाज भी भूल जाऊंगी। महिमा जी उसकी बातों पर चुप हो गई, लेकिन गुस्से से राधिका को देख रही थी। राधिका बोलते बोलते रो पड़ी, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। महिमा जी भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते अधीरा को कोस रही थी। राधिका के डेड का अपना बिजनेस था, जिसके सिलसिले में वो अक्सर बाहर ही रहते थे, लेकिन अधीरा को वो भी पसंद नहीं करते थे।
यही वजह थी कि अदीरा राधिका के घर नहीं जाती थी। इनकी दोस्ती 7 साल पुरानी थी। राधिका के लिए अदीरा उसके माँ-बाप जैसी थी। अदीरा के माता-पिता नहीं थे तो वो अनाथ थी, लेकिन फिर भी उसे आनंद जी का सहारा मिला, पिता का प्यार मिला। लेकिन राधिका तो माँ-बाप के होते हुए भी उनके प्यार के लिए तरसी थी। इसीलिए दोनों दोस्त एक दूसरे का दर्द अच्छे से समझती थी और बिना कुछ कहे एक दूसरे का चेहरा देखकर मन का हालचाल जान लेती थी। इधर अभिमान अधीरा को छोड़कर वापस घर की तरफ मुड़ गया, लेकिन अधीरा बेझिझक होकर उससे आंखें मिलाकर जवाब देना बार बार अभिमान को चुनौती दे रहा था। ये यूं कहे कि आज तक किसी ने अभिमान से इस तरह बात नहीं की। हर लड़की उसके चार्म और दौलत के लिए उसके पीछे आती थी, लेकिन अधीरा इन सब से विपरीत अभिमान को कुछ समझती ही नहीं थी, जिसकी वजह से अभिमान को फर्क पड़ रहा था। ये ऐसी क्यों है? आज से पहले कभी भी कोई लड़की इस तरह नहीं घुसी दिमाग में जैसे ये सिर चढ़ गई है। कुछ कर अभिमान इस लड़की का, और इसकी इसकी औकात बता। इन जैसों की औकात तेरे सामने खड़े होने की नहीं, और ये तुझे जवाब दे रही है। नहीं, कभी नहीं। किसी भी तरह करके उसे इश्क की हद और औकात बतानी होगी। लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से मैंने इसे बर्बाद किया तो दादी मुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे ही ऐसी कोई वजह तलाशनी होगी जिससे दादी खुद इससे नाराज हो जाए। अभिमान कार ड्राइव करते हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा था। सच तो ये था कि अभिमान अधीरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, नहीं तो और वजह कुछ भी नहीं थी। उसके हिसाब से छोटे और गरीब लोग उसके बराबरी के नहीं, इसीलिए उन्हें उससे बात करने का अधिकार नहीं। यही सब सोचते हुए अभिमान घर आ गया। अद्विका उसे देखकर उसके पास भागते हुए आई और उसके पैरों से लिपट गई। उसे देखकर अभिमान सब कुछ भूल गया और उसे गोद में उठा लिया। आपका कब से वेट कर रही थी मामू, मैं आपके इंतजार में। मैंने अभी तक गिफ्ट भी नहीं खोला। अभिमान ने उसके गालों को चूम लिया और प्यार से बोला, अच्छा सॉरी लेट होने के लिए। चलिए हम चलकर आपका गिफ्ट भी देख लेते हैं। हाँ जल्दी चलिए, नहीं तो फिर मम्मा आ गई तो कल देखने का कहकर सब कुछ रख देगी। अद्विका अपनी आंखों को नचाते हुए बोली। अभिमान उसके गाल खींचकर हंसते हुए बोला, बहुत बातें बनाई है तुम्हें आजकल, शरारतें कहीं की। उफ़ मामू कितनी बातें करते हो आप, अब चलिए जल्दी, समझे। अद्विका अपना सिर पीटते हुए बोली। अभिमान उसकी इस हरकत पर हंस दिया। दोनों अद्विका के कमरे में जाकर गिफ्ट खोलने लगे। गिफ्ट खोलते खोलते अभिमान का ध्यान एक छोटे से गिफ्ट पर गया जिस पर अधीरा लिखा हुआ था। अनायाशी अभिमान ने वो गिफ्ट उठा लिया और उसे खोलने लगा। उसे गिफ्ट खोलते देख अद्विका उससे बोल पड़ी, ये किसने दिया है मामू, इतना छोटा गिफ्ट? आपकी टीचर ने। अभिमान ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वाओ, मेरी टीचर ने, तब तो इसे जल्दी से खोलिए, मुझे भी देखना है आखिर मेरी क्यूट सी टीचर ने मुझे क्या दिया है। अद्विका उत्सुक होकर बोली। अभिमान को अद्विका का इतना तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कहा, पूरी जादूगरनी है ये लड़की, सब पर जादू कर दिया है इसने, कैसे भी करके उसे भगाना होगा यहाँ से। अभिमान गिफ्ट खोल चुका था। अंदर एक डब्बा था। अभिमान ने उसे खोला तो उसमें बाल गोपाल झूले में बैठे हुए थे। अभिमान बस एक टक उस गिफ्ट को देखता रहा। उसी वक्त आराध्या जी और राजसी कमरे में चली आई। उस गिफ्ट को देखकर आराध्या ने अचरज से उसे हाथ में ले लिया और राजसी को दिखाते हुए बोली, दादी ये लड्डू गोपाल कितने खूबसूरत है ना, किसने दिया बेटा? मेरी टीचर ने, अद्विका तपाक से बोली। अभिमान चिढ़ गया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे तक आते ही दादी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कितनी अलग पसंद है अधीरा की,
इतने आधुनिक जमाने में भी इतनी श्रद्धा और आस्था बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलती है। आजकल की लड़कियां तो पार्टी और क्लब में ही फुर्सत नहीं मिलती। अभिमान उनकी बातों पर झल्ला गया और अपने कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद करके भुनभुना कर बोला, ये लड़की तो सबके हवासों पर चढ़ गई है। जिसके मुंह से सुनो उसी लड़की का जिक्र रहता है। उफ, क्या करूं मैं। अभिमान बड़बड़ाते हुए बेड पर चला गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। इधर अधीरा अपने कमरे में आकर आदर को प्यार से चूमा और उसके बगल में सोने चली गई। राधिका अपने कमरे में सिसक रही थी। अधीरा के बारे में कोई कुछ बोलता तो वो उसे तीर से भी ज्यादा चुभता था। उसके लिए अधीरा बहुत मायने रखती थी। अधीरा कहाँ से है, आदव किसका बेटा है। राधिका ने उससे कभी नहीं पूछा, बल्कि उसके साथ खड़ी रही। आज महिमा जी की बातों ने उसे फिर रुला दिया था। वो रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ रोज और बीत गए। अधीरा अभिमान का सामना करने से बचती थी और अभिमान उसके इस बदलाव पर हैरान था। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया और अधीरा हफ्ते में एक बार भी अभिमान से नहीं उलझी थी। एक रोज अधीरा आदर को घर छोड़कर मार्केट निकल गई। आज उसके ट्यूशन की छुट्टी थी क्योंकि अद्विका एक दिन के लिए अपनी दादी के घर गई थी। राधिका व्यस्त थी, इसलिए जरूरी काम होने की वजह से अधीरा अकेले ही बाजार निकल गई। सामान लेते वक्त उसे वक्त का पता ही नहीं चला और अंधेरा हो गया। अधीरा को जब वक्त का ध्यान आया तो वो स्टैंड की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे भीड़ लगी दिखाई दी। उसने पास के ही आदमी से पूछा तो पता चला कि दो ग्रुप के ऑटो वालों में झगड़ा हो गया है और ऑटो वालों ने हड़ताल कर सड़क जाम कर दी है। अब ये सुनकर अधीरा और परेशान हो गई। उसने कॉल करने की कोशिश की तो उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म था। अब अधीरा के हाथ पांव फूलने लगे। वो अभी खड़े खड़े सोच ही रही थी कि उसे चार लोग अपनी तरफ बढ़ते दिखे। अधीरा उनकी नीयत भाप गई, इसीलिए वो उल्टी दिशा में तेज तेज कदमों से बढ़ती चली गई। उसे तेज चलता हुआ देखकर उन चारों ने भी अपनी चाल तेज कर दी। अधीरा ये देखकर बहुत घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। उसे दौड़ता देखकर उन चारों ने भी दौड़ लगा दी। अब अधीरा के हाथ से सामान छूट गया। वो बदहवास भागते हुए जा रही थी। वो आदमी उसके नजदीक आने लगे थे। अगर एक दो होते तो अधीरा हैंडल कर देती, लेकिन यहाँ चार चार मुस्टंडे थे जिनसे अधीरा का लड़ पाना मुश्किल था। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा अधीरा को देख नहीं पाई और लड़खड़ाकर उसमें गिर गई। गिरने से अधीरा के बाल बिखर गए और हाथ पैर छिल गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा खड़ी हो गई। लेकिन तब तक वो चारों उसके नजदीक आ चुके थे। चोट लगने की वजह से अधीरा लड़खड़ाते हुए दौड़ रही थी। अब अधीरा की हिम्मत जवाब दे रही थी, फिर भी वो जबरदस्ती दौड़ रही थी। उसकी गति कम हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर उन चारों में से एक उसके पास आ गया और उसका दुपट्टा छीन लिया। अधीरा के आगे एक ऐसा ही मंजर घूम गया। वो थर्रा उठी। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगे। पीछे चलने की वजह से पीछे से आ रही गाड़ी उसे दिखी नहीं। वो गाड़ी सीधा आकर अधीरा से टकराई और अधीरा चोट लगने के कारण दूर जा गिरी। गाड़ी में बैठा शख्स हड़बड़ी में नीचे उतरा और ये कोई और नहीं अभिमान ही था। वो भागते हुए अधीरा के पास पहुंचा। अधीरा को इस हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। अधीरा ने खुली आंखों से देखा। अभिमान का चेहरा धुंधला सा नजर आया। उसने अभिमान की कोट जोर से पकड़ ली और सांसें खींचते हुए बोली, आदव। इतना बोलकर अधीरा बेहोश हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। अभिमान घबरा गया। उसने अधीरा को अपनी गोद में उठाया और उसे कार के पीछे डालकर घर की तरफ तेज रफ्तार से ड्राइव करता हुआ निकल गया।
तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या अधीरा और अभिमान के बीच फैली नफरत इस हादसे के बाद थोड़ी कम हो जाएगी? क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।